स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के MOS यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट के जितने टॉपिक्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। साथ ही साथ जो आपका प्रतिबल है, विकृति है और जो आपका हुक्स लॉ है, इसका भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिबल क्या होता है। इस आपका जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट है इसमें आपको प्रतिबल और विकृति हर जगह हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसके प्रतिबल और विकृति और इसके टाइप्स, इसी से रिलेटेड काफ़ी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रतिबल होता क्या है। किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए डिफिनीशन से तो काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। चलिए हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको बेलन दिख रहा होगा, दो बेलन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दो बेलन, तो पहले इस बेलन की चर्चा करते हैं हम, ठीक है। देखिए ये एक बेलन है, इसे हम प्रत्यारोपी बल लगाकर खींचते हैं। समझिए, इसे हम प्रत्यारोपी बल लगाकर खींचते हैं। जैसे ही हम इस पर प्रत्यारोपी बल लगाते हैं एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। वो प्रत्यानयन बल बेलन को प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश करता है, मतलब कोशिश करता है या फिर कोशिश करेगा। इस प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए आपका एक बेलन है, ठीक है। हमने इसको खींचा, प्रत्यारोपी बल द्वारा हमने इसको खींचा, ठीक है। खींचा और जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो इसमें जब से खींचा, पहले हमने जैसे इसको खींचा एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे इसको, ठीक है, ये फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था पहले जैसे जितना छोटा था जैसे था उस अवस्था में आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। ये आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको मालूम होगा प्रतिबल का P = F/A, मतलब बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपान एरिया। तो बल का हो गया न्यूटन और अपान में इसका हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर जगह इस चैप्टर आपको इस सब्जेक्ट में हर जगह ये चीज़ देखने को मिलेंगी। इसके टाइप्स कहीं भी आप आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल और सीधे तथा नमन प्रतिबल। तीनों काफ़ी इजी हैं, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए, कुछ नहीं। इसको देखिए यहाँ पे जो डिफिनीशन दिया है, तो डिफिनीशन से रटने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे पहले मैं एक बार डिफिनीशन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए जो आपका पहला होता है तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तनाव या संपीड़न प्रतिबल के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। चलिए यहाँ पे दिखा दें। यहाँ पे देखिए ये तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल, इसके 2 टाइप्स होते हैं, तनाव प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा इसको पहले छोटा कर लें हम, थोड़ा दिख नहीं रहा है इधर साइड में। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका तनाव प्रतिबल, तो जब वस्तु पर भार या बल खिंचाव में लगाया जाता है तो वस्तु में उत्पन्न हुए प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। समझिए एक प्रकार से ये आपका कोई वस्तु हो गई, ठीक है। ये आपकी कोई वस्तु समझिए, एक बेलन ही मान लीजिए। तो इस पर क्या कह रहा है, जब वस्तु पर भार या बल खिंचाव में लगाया जाता है, मतलब इसको हम जब खींचेंगे, ठीक है, इस पर हम जब खींचेंगे तो वस्तु में उत्पन्न हुए प्रतिबल को क्या कहेंगे, हम कहेंगे तनाव प्रतिबल, जब इसको खींचेंगे। और यहीं पे समझिए कि जब संपीड़न प्रतिबल होगा तब क्या होगा, जब यहाँ पर देखिए जब वस्तु पर भार या बल संपीड़न पर लगाया जाता है, अर्थात बलों द्वारा वस्तु को दबाया जाता है। इसमें क्या था, तनाव प्रतिबल में हम इसको खींचते थे तो जो बल उत्पन्न होता था उसको प्रतिबल कहते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, संपीड़न प्रतिबल में हम इसको दबाएंगे किसी भार या बल द्वारा। जब हम इस ठोस बेलन को यानी दबाएंगे तब जो बल उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा 2 टॉपिक, ठीक है। तनाव प्रतिबल और इसके टाइप्स दोनों हैं, वो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा आता है कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल, मतलब दोनों है, कर्तन कहिए या फिर अपरूपण कहिए। अब देखिए इसका क्या होता है, यदि किसी अवयव पर कर्तन भार या कर्तन बल कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। इसे स्पर्शी प्रतिबल के नाम से भी पुकारते हैं तथा इसे टाउ या फिर क्यू या फिर FS या फिर क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कैपिटल क्यू से। काफ़ी सारे इसके प्रदर्शित करने के चिन्ह है, सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका एक शब्द आया है, सॉरी देखिए, हाँ, शियर फोर्स, ठीक है। शियर फोर्स यानी आपका क्या है, कर्तन बल। कर्तन बल आखिर होता क्या है, तो देखिए शियर का सिंपल सा मतलब समझिए। शियर का मतलब होता है अलग करना। ये आपका कोई भी वस्तु हो गया 2 टाइप का, मतलब 2 अलग अलग जुड़ाव से ऐसे जुड़ा हो। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो यहाँ से ये वस्तु अलग टाइप की समझिए, अलग हो जाती है। मतलब शियर का मतलब ही होता है कि अलग करना। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन, कर्तन प्रतिबल का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यदि किसी अवयव पर कर्तन भार, ठीक है, कर्तन भार या कर्तन बल
कार्य करता है, तो मान लीजिए कर्तन मतलब अलग करने वाला बल जब कार्य करता हो तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। काफ़ी इजी डिफिनीशन है। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे टाइप्स की ओर। तीसरा टाइप्स कौन सा है, देखिए तीसरा टाइप है सीधे तथा नमन प्रतिबल। तो सीधे चलिए इसके पहले वो जो आपका पिछला था कर्तन प्रतिबल, उसका डिफिनीशन भी होता है टाउ बराबर, यहाँ पे दिया है कि टाउ कहिए या फिर क्यू बराबर। तो कर्तन बल, जो आपका कर्तन बल मैंने बताया अलग करने वाला बल, तो कर्तन बल को F से प्रदर्शित करते हैं। और कर्तन सतह, जो भी मान लीजिए कि आपका कर्तन बल होगा, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लगाया, जहाँ भी कर्तन बल लगाया अलग करने वाला बल, तो और जो कर्तन सतह का क्षेत्रफल है, जितना भी क्षेत्रफल होगा कर्तन सतह का, उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, कर्तन प्रतिबल कहते हैं। आप देखिए कर्तन प्रतिबल इक्वल टू कर्तन बल अपान कर्तन सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए तीसरा है सीधे तथा नमन प्रतिबल। तो इसमें क्या होता है, जब चूंकि यहाँ पे आपको मालूम है अक्षीय तनाव जो आपका एक ही मतलब अक्ष के हिसाब से होता है, तो अक्षीय तनाव या फिर अक्षीय संपीड़न, चलिए पहले थोड़ा सा छोटा कर ले इसको थोड़ा, हाँ, अक्षीय तनाव या अक्षीय संपीड़न पर मतलब भार, सीधे भार डायरेक्ट लोड कहते हैं। जिससे आपको मालूम है कि जो आपका ये अक्षीय तनाव, ये मान लीजिए कि आपका कोई ठोस ऐसे बेलन मान लीजिए, ठीक है, तो अक्षीय तनाव जो भी आपका अक्ष में होता है, जो इसी अक्ष के समांतर या फिर लंबवत, मतलब अक्षीय तनाव या अक्षीय संपीड़न भार सीधे भार कहलाते हैं, मतलब डायरेक्ट लोड कहलाते हैं। इसलिए इनके कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल को सीधे प्रतिबल कहते हैं। मतलब जो आपका डायरेक्ट प्रतिबल, सीधे प्रतिबल, जैसे कि आप सीधे अक्षीय एक अक्ष की ओर से आपका जो भी भार लग रहा हो या फिर जो भी संपीड़न या फिर जो भी तनाव हो, तो उसको हम सीधे, डायरेक्ट है मतलब सीधा का मतलब ही सीधा है, यहाँ पे डायरेक्ट लोड ही है। तो यहाँ पे डिफिनेशन इसका देख लेंगे, चूँकि अक्षीय तनाव या अक्षीय संपीड़न भार सीधे भार डायरेक्ट लोड कहलाते हैं, इसलिए इनके कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल को सीधे प्रतिबल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। ये भार या बल लगाने वाले तल के लंबवत कार्य करते हैं। अब देखिए जो आपका ये तल होगा लगाने वाले तल के, इसके कह रहा है लंबवत कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकृति। विकृति क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में विकृति भी। जैसे आपने कर्तन प्रतिबल पढ़ा, वैसे कर्तन विकृति भी इसमें आती है। अब देखिए विकृति क्या होती है, यदि बाह्य बलों के प्रभाव में वस्तु के रूप व आकार में परिवर्तन यानी विरूपण होता है, तो इस परिवर्तन की माप को ही विकृति कहते हैं। इसे निम्न प्रकार मापा जाता है। अब देखिए विकृति आप सिंपल वे में समझिए, ये आपका कोई मतलब पदार्थ ऐसे समझिए कि रॉड हो गया, ठीक है, तो हम इसको खींचते हैं, मतलब कोई भी बल लगाते हैं, बाह्य बल कोई भी लगाएंगे, तो इसके आकार में थोड़े सा परिवर्तन हो गया, मान लीजिए खिंचाव में ये थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए लंबाई L था, ये डेल्टा L हो गया। तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, जो आपकी प्रारंभिक लंबाई थी, तो वस्तु में परिवर्तन लंबाई, जो मान लीजिए कि ये आपकी प्रारंभिक लंबाई है और ये आपकी परिवर्तित लंबाई है, तो आकार में परिवर्तन मान लीजिए डेल्टा L हुआ है और प्रारंभिक आकार था L था, तो इसी के हम अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, यानी स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेन के प्रकार देख लीजिए, स्ट्रेन के कितने प्रकार होते हैं, तो स्ट्रेन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे दिया होगा आपको अनुदैर्ध्य विकृति, कर्तन विकृति, पार्श्व विकृति और आयतन विकृति। अब देखिए इसमें सबसे पहला आता है अनुदैर्ध्य विकृति या लंबाई में विकृति। तो आपको नाम से ही आपका इसका टॉपिक मतलब इसके हेडिंग से ही मालूम चल गया होगा, अनुदैर्ध्य विकृति या लंबाई में विकृति। किसी छड़ या वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाने से उसकी लंबाई में हुई परिवर्तन डेल्टा L तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, ठीक है। या आपका मान लीजिए कोई वस्तु है, या सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है आपका रॉड ही है, ठीक है। तो इस पर जब हम अक्षीय बल मतलब एक प्रकार का समझिए कि अक्षीय भार या अक्षीय बल लगाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नीचे इसका वो झुकाव होगा, नीचे की ओर खींच के आएगा, तो ये डेल्टा L हो जाएगा। तो इसी को कह रहा है डेल्टा L, जो आपकी परिवर्तित लंबाई है और वास्तविक लंबाई है, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति या लंबाई में विकृति। काफ़ी इजी है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है, काफ़ी इजी है। और देखिए दूसरा क्या आता है, कर्तन विकृति। ये कर्तन मैंने बार बार कहा है, कर्तन का मतलब होता है अलग करना। तो देखिए यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल या फिर शियर फोर्स कार्य करता हो, तो उसमें उत्पन्न कर्तन प्रतिबल, देखिए कर्तन बल कार्य करेगा तो कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो कर्तन प्रतिबल Q तथा वस्तु के पदार्थ के कर्तन मापांक, जो कर्तन का मापांक होगा G, इसी के अनुपात को कर्तन विकृति कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, फाई बराबर Q/G, ठीक है, फाई बराबर Q/G। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति क्या होती है, पार्श्व विकृति देखिए किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप में, किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा, मान लीजिए कि बल आपका लगा है ऐसे, तो बल की दिशा के लंब रूप माप में उत्पन्न हुई विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, देखिए
ऐसे सिंपल वे में समझिए, किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब, किसी वस्तु पर बल लगा है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस पर बल लगा है, ठीक है, तो बल की दिशा के लंब रूप में माप में हुई, बल की दिशा है तो ऐसे बल लगा है, लेकिन बल की दिशा के लंब रूप में और लंब के रूप में माप में हुई वृद्धि, इसमें वृद्धि होगी, ठीक है, ये आपका ऐसे रॉड है तो इसमें वृद्धि होगी, यहाँ पे लंब रूप में वृद्धि होगी, तो हुई वृद्धि को पार्श्व विकृति कहते हैं। जो लंब रूप में होगी वृद्धि उसी को हम पार्श्व विकृति कहते हैं। यदि डी व्यास की छड़, अगर छड़ का व्यास डी है रॉड में, मतलब छड़ का व्यास डी है, तो यदि डी व्यास की छड़ में बल लगाने से व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी हो जाता है, तब पार्श्व विकृति ई डी बराबर डेल्टा डी अपान डी। इसको आप एक बार और सही से समझिए ये एक प्रकार का आपका रॉड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप माप में, बल की दिशा समझिए कि हमने बल इधर लगाया, इसको खींचा इधर, ठीक है, तो बल की दिशा के लंब रूप में, यहाँ पे बल की दिशा ये है और बल की दिशा के लंब रूप में उत्पन्न हुई विकृति को पार्श्व विकृति करते हैं। यहाँ पे विकृति जो आपके लंब रूप है, ये आपका व्यास है, इसमें ये विकृति होगी, मतलब इसमें कुछ बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपका बढ़ेगा, तो इसमें हुई विकृति को हम क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं। यदि डी व्यास की छड़ रॉड में बल लगाने से व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी होता है, तब पार्श्व विकृति ई डी बराबर डेल्टा डी अपॉन डी। काफ़ी इजी है, इसको बस आपको ध्यान में रखना है कि जिधर बल लगाएंगे उसके लंब रूप में विकृति होगी, ठीक है, जिधर बल लगाएंगे, ये रॉड है, इधर बल लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि ये रॉड है, अगर ऐसे बल लगा रहे हैं हम, तो ऐसे बल लगाएंगे तो ऐसे जो विकृति उत्पन्न होगी उसको हम पार्श्व विकृति कहेंगे, मतलब उसके अपोजिट होता है, जिधर बल लगाएंगे उसके लंब रूप में होता है, मतलब लंबवत में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है आयतन विकृति, ठीक है, आयतन विकृति, किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण उसके आयतन में हुए परिवर्तन डेल्टा भी तथा प्रारंभिक आयतन भी के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, कोई भी आपका ठोस हो गया एक प्रकार का जिसमें आयतन हो, तो उसमें क्या होगा, उसके आयतन में जब उसको आप उस पर प्रतिबल लगाएंगे, उसको खींचेंगे, मतलब अदरवाइज जो भी उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो उसके आयतन में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उसके आयतन में जितना परिवर्तन होगा उसको और उसका जो प्रारंभिक आयतन था उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, आयतन विकृति कहेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा हुक्स लॉ। देखिए हुक्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आता भी है। देखिए हुक्स लॉ होता क्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्यवस्था सीमा के अंतर्गत, मतलब ये जो नियम है ये प्रत्यवस्था सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, तो इस नियम के अनुसार प्रत्यवस्था सीमा के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल उससे संबंधित विकृति के सीधे समानुपाती होते हैं। यानी प्रत्यवस्था का मतलब आपको मालूम होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, तो वो वस्तु को खींचा जाए या फिर कुछ भी किया जाए, जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग टाइप का ही हो गया, तो खींचा जाएगा तो बाद में ये क्या करती है, एक प्रकार का विरूपक बल तो उत्पन्न करती है, लेकिन बाद में फिर से विरूपक बल हटने से अपने फिर से प्रारंभिक अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग है, इसको हमने यहाँ तक बड़ा कर दिया, खींचा, लेकिन अगर इसको छोड़ेंगे तो ये फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगी जैसे थी। तो यहीं पे कह रहा है इस नियम के अनुसार प्रत्यवस्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल यानी स्ट्रेस उससे संबंधित विकृति के सीधे समानुपाती होते हैं। यानी प्रतिबल जो आपका P होता है वो समानुपाती होता है E के, यानी विकृति के। अब देखिए P समानुपाती होता है E के, जब समानुपाती होता है तो इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, तो जो आपका कांस्टेंट आता है कैपिटल E, जिसे हम स्थिरांक का तो मतलब हुक्स नियम कहते हैं, तो कैपिटल E और E हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें E का मान निकालना है, यानी स्थिरांक का मान निकालना है, तो P अपान स्मॉल ई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए E इक्वल टू P अपान स्मॉल ई, E इक्वल टू P अपान स्मॉल ई। काफ़ी ईजी है, बस आपको ये मालूम रहना चाहिए कि प्रतिबल जो होता है वो हमेशा विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो प्रतिबल जो हो आपका विकृति के समानुपाती होगा और इक्वल का साइन लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, जो कांस्टेंट E आ जाता है आपका स्थिरांक है, ठीक है, हुक्स नियम है। अब देखिए नीचे क्या दिया है, इस स्थिरांक को हुक स्थिरांक या प्रत्यवस्था गुणांक कहते हैं तथा इसे E या Y से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसके प्रदर्शित करने के दोनों सिंबल है, E से भी प्रदर्शित कर सकते हैं आप और Y से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए नीचे दिया, किसी पदार्थ के लिए प्रत्यवस्था गुणांक का मान प्रतिबल और उससे संबंधित विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी जितना भी मतलब आपका कोई पदार्थ होगा उसके लिए प्रत्यवस्था का गुणांक होगा, मतलब Y का मान या फिर E का मान कहिए, वह मान किस पर निर्भर करता है, प्रतिबल और उससे संबंधित विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। मतलब विकृति का प्रकार और प्रतिबल के प्रकार पर निर्भर करता है। तो अतः इस आधार पर विभिन्न मापांक या हुक स्थिरांक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला दिया है प्रत्यवस्था गुणांक या यंग मापांक, दूसरा दिया है दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक या अपरूपण मापांक कहिए, तीसरा दिया है आयतन मापांक। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम।
पहला दिया था यंग मापांक। तो यंग मापांक क्या होता है? प्रत्यक्षता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर अक्षीय बल लगाने से उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा लंबाई में विकृति के अनुपात को प्रत्यक्षता गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। अब सीधा समझिए, यहाँ पे आपका जो सीधा प्रतिबल होगा, जो आपकी प्रतिबल की तीव्रता होगी, जब आप किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएंगे तो जो प्रतिबल की तीव्रता होगी और लंबाई में विकृति, जो आपकी विकृति होगी, तो एक प्रकार से समझिए आपका यंग मापांक क्या होता है? वाई कहिए या फिर ई कहिए। यंग मापांक वाई कहिए या फिर ई कहिए। तो जो आपकी प्रतिबल होता है, जो आपका प्रतिबल होगा, प्रतिबल की तीव्रता या फिर प्रतिबल होगा, और जो आपकी विकृति हो गई, इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे? यंग मापांक कहेंगे। सीधा शब्दों में आप समझिए कि y = प्रतिबल अपान विकृति, इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे? यंग मापांक कहेंगे। अब दूसरा दिया है इसका, यहाँ पे आप देख लेंगे, इसके मात्रक दिए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। यहाँ देखिए कर्तन मापांक। कर्तन मापांक मतलब, कर्तन मतलब होता है अलग करना, शियर, अलग करना। तो प्रत्यक्षता सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल Q और इसके द्वारा उत्पन्न कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। कर्तन मापांक मतलब कर्तन प्रतिबल, कर्तन मापांक मतलब मान लीजिए इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं, तो कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति, कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कर्तन मापांक कहते हैं। याद रखिएगा, कर्तन प्रतिबल, जैसे इसके ऊपर वाला था यंग वाला, तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग स्थिरांक कहते हैं, और इसमें है कर्तन मापांक, तो कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को हम कर्तन मापांक कहते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? आयतन मापांक। आयतन मापांक क्या होता है? चलिए देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। अब देखिए इसका आयतन मापांक का डिफिनीशन क्या होगा? यदि प्रत्यक्षता सीमा के अंदर किसी अवयव पर परस्पर लंब दिशाओं में, ठीक है, अवयव पर परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति के 3 बल लगे हुए हों, तो इनसे उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? अब देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। सीधा प्रतिबल, ये आपका कोई ठोस हो गया, ठीक है, बेलन समझ लीजिए। तो सीधा प्रतिबल मतलब सीधे मान लीजिए कि कोई एक प्रकार का जो आप बाह्य बल लगाए हैं उसके कारण एक मतलब प्रतिबल उत्पन्न हुआ, तो वो सीधा प्रतिबल। तो सीधा प्रतिबल हो गया आपका, सीधा प्रतिबल ऊपर हो गया। और आयतन विकृति, आयतन विकृति मतलब जो आपका कोई ठोस हो गया, घन हो गया या फिर घन, आप जो भी कहिए, तो इसके आयतन में हुई वृद्धि, जो आपके प्रारंभिक आयतन होता है, जैसे मान लीजिए कि आयतन में इसमें हम कोई बल बाह्य बल जब लगाएंगे तो इसमें वृद्धि होगी। तो प्रारंभिक वृद्धि मतलब जो आपकी वृद्धि में लंबाई होगी, जैसे लंबाई जो इसके आयतन में वृद्धि होगी, इसके आयतन में जो वृद्धि होगी, तो आयतन में वृद्धि मान लीजिए डेल्टा V हुई, और इसकी जो प्रारंभिक आयतन था इसको हम क्या कहते हैं? आयतन विकृति कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो आपका सीधा प्रतिबल होता है, जो आपका सीधा प्रतिबल हो जाएगा, तो सीधा प्रतिबल को मान लीजिए कि F से कर दिए, जो आपका सीधा प्रतिबल हो गया, और आयतन विकृति हो गया, आयतन विकृति को मान लीजिए कि हम डायरेक्ट यहाँ पे डेल्टा V/V होता है, तो इसको डायरेक्ट हम V कर देते हैं, तो F/V, इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आयतन मापांक कहेंगे, ठीक है। सीधा प्रतिबल, और इसका फार्मूला अलग निकल के आएगा, और जो आपका इसका मैं केवल समझाने के लिए V कर दिया हूँ, इसका फार्मूला जैसे आयतन विकृति का फार्मूला डेल्टा V/V हो जाता है। तो इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट आयतन मापांक। तो आपका अगर डिफिनीशन एग्जाम में लिखने के लिए आया तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये सब लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आप जो आप मान लीजिए किसी वस्तु पर किसी ठोस पर या फिर किसी बेलन पर या फिर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर इसके बावजूद अगर आपको आगे के चैप्टर्स भी पढ़ने हैं तो आप चैनल पे बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।